हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज ऐप पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे हम 27 जुलाई 2022 बुधवार का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और एंड तक देखने पर आप पाएंगे कि वीडियो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसमें एनर्जी से भरपूर ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को देखने के बाद में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि जो नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें बात की गई है वो एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर की गई है। एलपीजी सिलेंडर्स का जो प्राइस है वो 1,000 रुपये से ऊपर चला गया है और 1,053 हो गया है। तो 1,053 एलपीजी का सिलेंडर अभी जुलाई में जो है वो जो नॉन सब्सिडाइज जो लोग हैं उनको, जो भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको ये 14.2 किलो का जो सिलेंडर है वो अभी मिल रहा है। और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी लोग सब्सिडी लेते हैं उन्हें ये सिलेंडर 200 रुपये कम करके, जो कि सब्सिडी हाल ही में सरकार ने अनाउंस की है, 853 रुपये में ये सिलेंडर मिलेगा। सब्सिडी के मामले में इसे सरकार ने इसी वर्ष सब्सिडी कम जो खर्चा है वो किया है। मात्र 242 करोड़ का जो सब्सिडी पर खर्चा इस वर्ष किया गया है, जो कि सबसे कम है। और फाइनेंशियल ईयर दो 2022 में भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिटेल प्राइस है गैस का, वो भी 80 से 90% तक जो रिटेल प्राइस है वो यहाँ पर अभी हो रखा है। इसी वजह से ये जो गैस है वो लगातार महंगी भी हो रही है। तो इसमें जो वैश्विक जो परिस्थितियां हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही जो वर्ष में एक बार जो सिलेंडर लेने वाले जो लोग थे उनका नंबर भी यहाँ पर बढ़कर 5% की समथिंग हो गया है। तो अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए प्राइस के बारे में अगर हम ग्राहक के तौर पर बात करें, तो नॉन सब्सिडाइज जो सिलेंडर है वहाँ पर यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा जो नहीं बढ़ी है, उस तरीके से नहीं बढ़ी है जितने कि सब्सिडाइज जो सिलेंडर है वो उसकी प्राइस यहाँ पर बढ़ी है। सब्सिडाइज सिलेंडर जो है वो 2015 में 415 रुपये का या 13 रुपये का हुआ करता था, जो कि अब 2022 में यह 1,053 रुपये का हो गया है। तो इस प्रकार से बहुत ही लंबी जल्दी और जो बहुत ही ज़्यादा प्राइस इसकी बढ़ी है। साथ ही अगर वैश्विक हालातों का अगर हम देखें तो ये जो रिटेल का जो प्राइस है इस गैस में, इस गैस का 80 से 90% मतलब 800 से 900 रुपये का जो रेट है वो तो रिटेल प्राइस पर ही खर्च हो रहा है। रिटेल प्राइस में इसे परचेज करने को, गैस को परचेज करने में इसका खर्चा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मैक्सिमम जो खर्चा है वो आगे से या वैश्विक स्तर पर जो गैस है उसमें ही बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर सब्सिडी की बात अगर करें, सरकार के द्वारा जो सब्सिडी खर्च करी गई थी वो 2017-18 में जो सब्सिडी खर्च की गई थी लगभग 23,000 करोड़ की गई थी। इसके बाद 37,000 करोड़ की गई, इसके बाद 24,000 करोड़ की गई। और वर्ष 2021-20 और 21 में 11,000 करोड़ की सब्सिडी जो है वो खर्च की गई। लगातार सब्सिडी यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेजुअली यहाँ पर कम ही हो रही है। और अभी इस वर्ष तो 2020 और 21 और 22 में तो आप देखेंगे ये सब्सिडी 242 करोड़ रुपए ही खर्च अभी तक हो पाई है। तो इस प्रकार से जो सब्सिडी का जो रेशियो है वो सरकार ने काफ़ी कम कर दिया है। इसी वजह से जो साल में एक सिंगल रिफिल करने वाले जो लोग थे वो 1.9% पहले हुआ करते थे, जो कि अब 5.1% हो गए हैं। और जो दो बार जो साल में रिफिल कराते थे उनका जो परसेंटेज था वो 3.5 था, जो कि बढ़कर 4.7% हो गया है। तो इस प्रकार से जो सरकार के द्वारा जो एलपीजी गैस की जो सिलेंडर्स है उनकी जो प्राइस लगातार बढ़ाई गई है, उससे जो इनको यूज़ लेने वाले जो लोग हैं उन यूज़ लेने वाले लोगों पर भी काफ़ी इसका असर पड़ा है। और प्राइस बढ़ने के साथ साथ उन्होंने इसे यूज़ न करने का मन बना लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है, अभी हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये कहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे, कि ये आप मुफ्त में जो भी चीज़ें देने का वादा जो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा चुनाव के टाइम पे किया जाता है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा या इस पर लगाम लगाने का आपका कोई मन है या नहीं है,
तो उस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन दी है और कहा है कि आप बताइए कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमेशा चलती रहेंगी या ऐसे रोका जा सकता है। इलेक्शन कमीशन पर इस चीज़ को डालने के बाद में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी प्रकार के प्रॉमिस करने के लिए फ्री होती है और जो भी प्रॉमिसेस उनके द्वारा किए जाते हैं वो स्टेट को ही उठाने होते हैं। उसके लिए जो है सरकारी मशीनरी को ही यूज़ में लिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रॉमिस करने से जो लीडर्स हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो इसी वजह से जो यहाँ पर फ्री का जो सिस्टम यहाँ पर चला हुआ है, जिसमें कि पीडीएस भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉमिस करके ही जो आपकी गवर्नमेंट है पावर में आई थी, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। और जो अन्य स्टेट में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें सभी पार्टीज ने बिजली फ्री देने की बोले, फ्री ले जाओ ऐसा करके बिजली फ्री देने की बात यहाँ पर उनके द्वारा की गई है। हालांकि बिजली फ्री देने से लोगों की बात नहीं बनी है, लेकिन आप देखेंगे कि ये फ्री का सिस्टम चलाने से जो जो सरकार के ऊपर जो कर्जा है वो 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा यहाँ पर हो गया है दोस्तों। 70 लाख, और वो भी करोड़ है। 70 लाख करोड़ का यहाँ पर कर्जा हो गया है। तो इसके लिए जो यहाँ पर पेटिशन जिन महोदय ने यहाँ पर पिटीशन लगाई थी, उन्होंने कहा था कि ये पिटीशन लगाने अपनी पिटीशन में इस बात को कहा है कि ये एक प्रकार की रिश्वत ही है और ये जो रिश्वत है वो वोटर्स को दी जाती है ताकि वो समय आने पर जो वोट करें और उसके बदले में जो ये मुफ्त है वो चीज़ें ले जाएं। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए जब किसी भी प्रकार का कोई सामान फ्री में दिया जाता है तो उसे रिश्वत का नाम दिया जाता है। और ये यहाँ पर जो पिटीशन जिन्होंने दायर की है उन्होंने कहा है कि वोटर्स के लिए ये भी एक प्रकार की रिश्वत है और इसे बंद कर देना चाहिए। दूसरी ओर तो उन्होंने जो इलेक्शन सिंबल का ऑर्डर है 1968 उसमें भी चेंज करने की बात की गई है और कहा है कि इसमें इस प्रकार का चेंज करना चाहिए कि कोई भी अगर इरेशनल, जिससे कि सरकार के द्वारा आसानी से देना संभव नहीं हो और जो सरकार का जो अकाउंट है, गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा हो इस चीज़ से, ऐसा जो फ्री है वो इरेशनल वादा उन्हें नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका जो सिंबल है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए भी ये कहा है कि भैया ये जो सिनेरियो है वो हमारे पावर में नहीं आता, हमारे पावर का ओवर यूज़ इसमें हो जाएगा। ये पावर पार्लियामेंट के पास में है, पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का जो चेंज है वो यहाँ पर कर सकता है। अगर आपको कोई भी चेंज कराना है तो पार्लियामेंट से बोलो कि चेंज करे और चेंज करने पर हम उस पर एक्शन जरूर लेंगे। तो इस प्रकार की जो फ्री चीज़ें हैं वो यहाँ पर देने के लिए, उनको चालू रखने के लिए किस प्रकार का स्टैंड है यहाँ पर लेना चाहिए उसको यहाँ पर बताया गया है। और कहा गया है कि इसे आप चालू रखेंगे या बंद करेंगे तो उस पर अपना जो स्टैंड है वो यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में जो रामसर साइट्स को लेकर इसमें बात की गई है और हाल ही में जो 5 रामसर साइट्स हैं उन्हें अभी यहाँ पर और इंक्लूड किया गया है। तो जो टोटल रामसर साइट थी वो अभी हमारे देश में 54 हो गई हैं, जिसमें कि अभी जो 5 रामसर साइट बढ़ाई गई हैं उसमें से 3 तमिलनाडु की हैं और 2 जो हैं वो मध्य प्रदेश की हैं और एक जो है उसमें से मिजोरम, सॉरी एक यहाँ पर मध्य प्रदेश की है। 6 हो जाएंगी टोटल यहाँ पर, नहीं तो 3 यहाँ पर तमिलनाडु की है और एक जो है वो मध्य प्रदेश की है और एक जो है वो मिजोरम की है। तो कौन कौन सी साइट यहाँ पर जिन्हें रामसर साइट में अभी इंक्लूड किया गया है उसमें देखिए, करी के लिए बर्ड सेंचुरी है, पल्ली करानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है और पिलचावरम मैनग्रोव है जो कि तमिलनाडु में, ये तीनों अवेलेबल हैं। शाक्य सागर है जो मध्य प्रदेश में अवेलेबल है और पला वेटलैंड है जो कि मिजोरम में अवेलेबल है। इस प्रकार से ये इन जो पांचों चीज़ों को, पांचों जो जगह हैं उन्हें रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। और इस प्रकार से भारत की जो टोटल जो रामसर साइट हैं वो अभी 54 हो गई है। टोटल 10% एरिया जो वेटलैंड्स के द्वारा हमारे देश में यहाँ पर कवर किया जाता है, जो कि ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छा खासा एरिया यहाँ पर कवर किया जाता है। यूके जैसे जो देश हैं, छोटे देश हैं, वहाँ पर 175 वेटलैंड है, मैक्सिको में 142 वेटलैंड है। उस हिसाब से भारत में जो वेटलैंड है वो बहुत कम है, लेकिन साउथ एशिया की कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा हैं जो भारत में अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से
जो नए 5 वेटलैंड बने हैं इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, और ये वेटलैंड्स पे काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इस पर पूछा जाता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में जो लोकसभा का मानसून सेशन चल रहा है, उस मानसून सेशन में अभी एक क्वेश्चन के आंसर में जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट के, उन्होंने ये जवाब दिया है कि जो एशियाटिक लॉयंस हैं, उन एशियाटिक लॉयंस का भी जो पुनरुत्थान है, रीलोकेशन है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, और उसके लिए एक कमेटी का फॉर्म भी यहाँ पे किया गया है, कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी देखेगी कि किस प्रकार से जो एशियाटिक लॉयंस हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है दूसरे जो सेंचुरीज हैं वहाँ पर इन्हें किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि एशियाटिक लॉयन के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं जो एशियाटिक लॉयंस हैं वो उनके नंबर के बारे में। जो कुल मिलाकर 600 की समथिंग जो एशियाटिक लॉयंस हैं यहाँ पर अभी बचे हैं, और वो भी जो भारत का गिर जो नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पर ही ये अवेलेबल हैं। उसके अलावा भारत में ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और अराउंड 600 के समथिंग ये अभी बचे हैं। जो मेन जो प्रॉब्लम है इनके विलुप्त होने के लिए, एंडेंजर्ड स्पेसीज ये इनको स्टेटस मिला हुआ है। तो इस स्थिति में पहुंचने के लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए एंक्रोचमेंट जिम्मेदार है, फॉरेस्ट की फायर से भी इनको प्रॉब्लम होती है, जंगल में जो आग लग जाती है, नेचुरल कैलामिटीज से भी प्रॉब्लम होती है, और इसके बाद में जो लकड़ी के लिए वहाँ पे कलेक्शन होता है, लोगों का आना जाना होता है, पोचिंग होती है, जो इनका शिकार किया जाता है, टूरिज्म के चक्कर में इनको प्रॉब्लम होती है, जिससे कि ये लोग दूर दूर रहते हैं और लोगों के द्वारा इन जानवरों को परेशान भी किया जाता है। अन्य भी कई कारण हैं जिनकी वजह से इस प्रकार से प्रॉब्लम इन जानवरों को होती है, और ह्यूमन और जानवर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके वजह से भी जो इनका जो नंबर है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो इसी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से जो इनकी जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन लगातार घटती ही जा रही है। तो जो गिर का जो लैंडस्केप है वो इस प्रकार का लैंडस्केप है कि जहाँ पर अभी इस प्रकार का अवेलेबिलिटी और एग्रो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट वहाँ पर इस प्रकार से नहीं हुआ है जिस प्रकार से कि जंगल को नुकसान हो पाए। इसी वजह से जो वहाँ पर प्रे है, जो खाना है इस लॉयन का, वो खाना वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, जिससे कि एशियाटिक लॉयंस की जो ज़िंदगी है वहाँ पर चल रही है। इसके बाद में एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन को रिकवर करने के लिए जो कई सारे कार्य वहाँ पर किए गए हैं, और जो फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट में भी इस प्रकार के डेवलपमेंट किए गए हैं कि वो जो फॉरेस्ट है इन एशियाटिक लॉयंस के रहने के लिए एक अच्छी जगह बन सके। तो गुजरात में इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है वो किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, उस फॉरेस्ट में डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं और थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं और सवाना होते हैं। इन तीनों जगह पे जो ये एशियाटिक लॉयन होते हैं वो आसानी से रह पाते हैं। तो हैबिटेट को अगर इनको देखा जाए तो हैबिटेट इनका जो मेन है वो इस प्रकार का हो सकता है। इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। एशियाटिक लॉयन का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथोरा लियो पर्सिका है। इसके बाद में इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड स्टेटस अभी इसको मिला हुआ है, और गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में उसमें ये पाया जाता है। इसकी जो बॉडी लेंथ होती है वो 2.9 मीटर होती है। यहाँ नोज से लेकर जो पीछे तक का ये जो एरिया है, इस पूरी की जो लेंथ है वो लगभग 2.9 मीटर्स तक होती है। इसके बाद में इसका जो वेट होता है वो लगभग 160 से 190 के बीच में हो सकता है मेल का, और जो फीमेल का 110 से 120 के बीच में इनका वेट होता है। लाइफ स्पैन जो है 18 से 20 साल तक की इनकी लाइफ होती है। 18 से 20 साल तक की ये आराम से जीवित रहते हैं। और खाना जो इनका होता है, प्रे जो होता है, वो डियर, एंटीलोप, बोर और कैटल के रूप में होता है। तो इस प्रकार से जो ये जो जानवर है उनको उनका शिकार करके इनके द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है। और जो मेन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस इमेज में दी हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा।
तो ट्रांसलोकेशन जो इन लोग जानवरों का किया जाता है, उसमें ट्रांसलोकेशन में बेसिकली इनको कैप्चर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर इनका हैबिटेट हो, जहाँ इनके घर की जैसी जो अवेलेबिलिटी वहाँ पर हो, और इकोलॉजिकल जो मटेरियल है जैसे कि प्रे है और जंगल है, वो जंगल भी इनके लिए घना होना चाहिए। तो घना जंगल, इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर है वो इनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद में इनको ट्रांसलोकेट ऐसी जगह पर कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ट्रांसलोकेशन की बात है वो इन एशियाटिक लॉयंस की जा रही है। तो इसके बाद में देखते हैं कि जो एशियाटिक लॉयंस होते हैं, जो लॉयन अवेलेबल होते हैं जनरली, एक तो एशियाटिक लॉयन होते हैं और एक अफ्रीकन लॉयन होते हैं। तो एशियाटिक लॉयन और अफ्रीकन लॉयंस में किस प्रकार से भिन्नता होती है, किस प्रकार क्या समानता होती है, उसको देखते हैं। तो जो एशियाटिक लॉयंस होते हैं वो वाइल्ड होते हैं और जो गिल फॉरेस्ट में ही ये पाए जाते हैं, जो कि जो जंगल का जो एरिया है वो ग्रेटर लंदन के जो जंगल हैं जहाँ पर भी एशियाटिक लॉयन को प्रिजर्व किया गया है वहाँ पर उससे भी इसका जो आकार है वो छोटा है। एशियाटिक लॉयन जो होते हैं वो लगभग कुछ छोटे साइज के होते हैं और जो अफ्रीकन लॉयन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अफ्रीकन लॉयन का जो मेल होता है वो एक झुंड में लेने की आदत उसकी नहीं होती है और फीमेल्स के साथ नहीं रहता है। फीमेल के साथ वो जब ही आता है जब उससे मीटिंग की आवश्यकता होती है। तो मीटिंग के समय में ही अफ्रीकन जो लॉयन है, अफ्रीकन लॉयन फीमेल के पास में जाता है और अन्यथा ये अकेले ही रहना पसंद करता है। या फिर अगर कोई मेजर ऐसा शिकार हो जो शिकार करने के लिए इसे एक साथी की जरूरत हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये साथ में रहता है, वरना इसे अकेले रहना ही पसंद है। तो एशियन लॉयंस जो होते हैं वो तुर्की, अक्रॉस एशिया और ईस्ट इंडिया में ये पाए जाते हैं। लेकिन जो इनका जो वर्ल्ड में जो इनका शिकार किया जा रहा है, उस शिकार की वजह से जो इनका नंबर है वो लगातार कम होता जा रहा है। और ये शिकार भी स्पोर्ट्स के रूप में ही किया जाता है, खेल के रूप में किया जाता है। जो कि राजा महाराजा होते हैं, उन राजा महाराजाओं की वजह से इनका जो शिकार है वो किया जाता है। तो इसी वजह से जो इनके लुप्त होने के जो खतरा है वो अभी तक बना हुआ है। इसके बाद में जो एशियाटिक लॉयन होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, स्पर्स होता है और उसका कलर भी डार्क होता है। कलर से मतलब है जो इसके जो चारों तरफ, शेर के चारों तरफ जो एक फर सा होता है, वो जो फर होता है वो एशियाटिक लॉयन में थोड़ा सा डार्क होता है। और जो इसका फुलर मेन होता है अफ्रीकन लॉयंस का, अफ्रीकन लॉयंस का जो मेन मेन होता है वो थोड़ा डार्क होता है, और सॉरी डार्क नहीं, थोड़ा घना होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है। और जबकि एशियाटिक लॉयन का थोड़ा कम होता है। जैसे कि जो मेल एशियाटिक लॉयन होते हैं, उन एशियाटिक लॉयंस के जो कान होते हैं वो दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि जो फर होता है, वो फर आप देखेंगे कि ये जो अफ्रीकन लॉयन है, इस अफ्रीकन लॉयन में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिससे कि इसके जो ईयर हैं, जो कान हैं, वो विजिबल नहीं रहते। और इसके अलावा जो इसमें एशियाटिक लॉयन में अगर आप देखेंगे तो ये फर जो है वो बहुत कम फैला हुआ है, जिससे कि इसके जो कान हैं, जो ईयर हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, विजिबल होते हैं। तो इसी प्रकार से जो इसका जो मेन होता है वो कम फैला हुआ होता है। इसके अलावा जो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, उसमें इसका जो एशियाटिक लॉयन का जो स्किन होती है वो स्किन फोल्ड लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो उसके पेट के साथ साथ में चलता है एशियाटिक लॉयन में, जो कि अफ्रीकन लॉयन में एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो भी आजकल वाइल्ड में जो भी जंगलों में लायंस बचे हुए हैं, जो भी अभी जिंदा हैं, उनमें किसी भी प्रकार की जो डिजीज और डिजास्टर और उनकी जो शिकार है उससे बचने की संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता। और उन्हें जो खतरा है वो अभी भी इसी प्रकार का बना हुआ है जैसा कि पहला था। और लोग जो इलीगल काम करते हैं, वो इलीगल काम करने वाले जो लोग हैं वो इसी फिराक में रहते हैं कि कब इनका शिकार किया जाए। तो इसी वजह से जो ये हमेशा वल्नरेबल बने रहते हैं डिजीज के लिए भी और डिजास्टर दोनों के लिए। इसके बाद में देखते हैं कि दो प्रकार की टर्म्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक तो री इंट्रोडक्शन किया जाता है और उसके बाद में एक दूसरा होता है जो जिसमें ट्रांसलोकेशन किया जाता है। जिसमें ट्रांसलोकेशन अभी जैसे आपको पता होगा कि चीता का किया जा रहा है ट्रांसलोकेशन, और उसका भी जो ट्रांसलोकेशन है वो
क्यूनो में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसलोकेशन है और री इंट्रोडक्शन है, ये डिफरेंट टर्म होती है। इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है कि मान लीजिए किसी भी एरिया में कोई जानवर रहता है, वो जानवर मान लीजिए पहले वहाँ पर 20 के नंबर में था, अब वहाँ पर वो जानवर 12 के नंबर में ही रह गया है। तो अगर ऐसी स्थिति में 12 का नंबर उसको 20 करने के लिए या मान लीजिए 18 तक ले जाने के लिए छह जो और जो जानवर वहाँ पर लाए जाएंगे, उन्हें री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पहले जो उनकी तादाद अवेलेबल थी वो तादाद को वापस से उसी तादाद में ले आना री इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो री इंट्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो री एस्टेब्लिश किया जाता है उनके वायबल पॉपुलेशन को। तो ये जो डिफरेंस है उसे आप ध्यान में रखिएगा। जो नेचुरल रेंज उनकी अवेलेबल थी उस नेचुरल रेंज को ही वापस से बनाया जाता है। जबकि जो ट्रांसलोकेशन जो होता है, ट्रांसलोकेशन में बेसिकली जो किसी भी एरिया में मान लीजिए यहाँ कोई जानवर अगर 20 की तादाद में अवेलेबल थे, तो 20 की तादाद में अवेलेबल रहने वाले जानवर पूरी तरह ही वहाँ पर गायब हो जाए तो एक नंबर भी वहाँ पर नहीं बचे। तो ऐसी स्थिति में कहीं बाहर की जगह से जानवर लाकर वहाँ पर रखे जाएंगे। तो वहाँ पर जानवरों को रखे जाने पर इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन किया जाता है। मतलब ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ उनको लेके जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाना। तो इसमें जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है वो प्लांट के लिए भी किया जा सकता है, एनिमल के लिए भी किया जा सकता है, फंगाई के लिए भी किया जा सकता है। जो भी वाइल्ड में जितने भी कंजर्वेशन हो सकते हैं वो इन्हें इसमें किया जा सकता है, जिसमें कि जो स्पेसीज है उसको वापस से रीस्टोर किया जाता है जो कि डिसअपियर हो गई है। तो ये इन दोनों में दोनों प्रोसेस हैं वो किए जाते हैं वाइल्ड में जो नंबर है जानवरों का उसे बढ़ाने के लिए। और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। इस बेसिक डिफरेंस को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इस बार इस प्रकार से जो ये जो जानवर है, जो लायन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल जानवर है, लेकिन इसका शिकार होने की वजह से इसका जो नंबर है वो काफ़ी कम हो गया है। तो जूनागढ़ के नवाब ने भी इसके लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए थे और इसकी जो बाउंड्री है उसे गिर की जो बाउंड्री है उसे सील कर दिया गया था और उन्होंने बैन लगा दिया था इसकी हंटिंग पे, इसके शिकार पर बैन लगा दिया गया था जूनागढ़ के जो राजा नवाब थे उनके द्वारा। और ये जो अ, इन्होंने बैन लगाया था वो बैन वर्ष 1944 तक भी जारी रहा था और 1960 से 1970 में गिर जो फॉरेस्ट है उसे एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, एक सेंचुरी बनाया गया। और जो लायन है, ये जो लायन है इन्हें यहाँ पर प्रिजर्व किए करके रखा गया। तो इस प्रकार से जो जूनागढ़ के नवाब ने वर्ष 1944 से पहले ही आज मतलब आज़ादी से पहले ही इस जानवर पर जो बैन है वो लगा दिया गया था। आप देखेंगे कि इस पर अभी लगभग लगभग से कम 100 साल होने को आए हैं। 100 सालों से जो इस पर इसके शिकार पर बैन लगाया गया है, इसका प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। आज़ादी के तुरंत बाद से जो इस लॉयन का जो प्रिजर्वेशन है वो भी चालू है। तो ऐसी स्थिति में होने पर भी इतना इसको जो अटेंशन है वो देने पर भी इनका जो नंबर है मात्र 600 ही बचा है एशियाटिक लॉयन का। उसके बाद में जो जितना भी ऊपर का नंबर था वो सब का या तो नेचुरल डेथ हो गई है या फिर उनका शिकार हो गया है। तो इस वजह से जो ये लॉयन है वो बचे हुए हैं। नहीं तो आप समझते हैं कि क्या अगर वो अभी जनरल वे में अगर 10-20 साल पहले अगर इनको देखा जाता है, इनका अगर इनके बारे में सोचा जाता तो ये भी चीता की जगह तरह अब तक लुप्त हो चुके होते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने जो है वो एक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की थी जिसे कि एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में बेसिकली जो गिर में लैंडस्केप में जो भी लॉयन हैं उन्हें संभाल के रखा गया है। और जो 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको मिनिस्ट्री ने अपने अंडर ले लिया है और ये जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया है। 21 जो स्पीसीज हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है जो एंडेंजर्ड है। इसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट और जो कई प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें कि इन स्पीसीज को बढ़ावा मिल सके और इनका कंजर्वेशन हो सके, उस प्रकार के कार्य को इसमें
किया जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसमें स्पेसीज कंजर्वेशन ओवर लैंडस्केप अप्रोच का भी इसमें ख्याल रखा गया है। इसका मतलब होता है कि अगर वहाँ पर कोई भी लैंडस्केप है, उस लैंडस्केप में किसी और प्रजाति को भी अगर कंजर्वेशन की ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में उस स्पेशीज को भी कंजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है और उसके बारे में भी जो ध्यान है वो रखा जाता है। तो उसको जो कहा जाएगा उसको स्पेसीज कंजर्वेशन ओवर लैंडस्केप कहा जाता है। इसके बाद में जो जीपीएस का भी जो सर्विलेंस के लिए ट्रैकिंग करते हैं एनिमल की, उसके लिए जीपीएस का यूज़ किया गया है। व्हीकल्स पर भी यूज़ किया गया है और एनिमल्स पे भी यूज़ किया है, दोनों पे जीपीएस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में ऑटोमेटिक जो सेंसर है जिसमें मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, मूवमेंट सेंसर होते हैं, इंफ्रारेड हीट सेंसर होते हैं, इन सब का भी उपयोग किया जाता है जिससे कि उसकी जो उपस्थिति कहीं पे भी हो इन जानवरों की पता लग जाती है और उन्हें ट्रेस करना आसान हो जाता है। जो नाइट विजन की कैपेबिलिटी है उसको भी यहाँ पर सुधार गया है। नाइट विजन की कैपेबिलिटी अगर एम्प्लॉयज़ को मिलती है तो वो एम्प्लॉयज़ आसानी से जो है वो रात में भी किसी प्रकार का अगर इमरजेंसी कार्य हो तो उसे कर सकते हैं। तो जीआई बेस्ड का रियल टाइम मॉनिटरिंग भी यहाँ पर अवेलेबल किया गया है और रिपोर्ट जनरेशन का कार्य भी इसमें किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो एक जंगल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को इन जो प्रोजेक्ट है उसमें रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट की मेन खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ लायन तक ही सीमित नहीं रखा गया है। गिर लैंडस्केप पे जितने भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पेसीज हैं जिनका नंबर हाल फिलहाल में 21 बताया जा रहा है, तो उन 21 स्पेसीज में ही इन जो प्रोजेक्ट है उसको चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को भी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि लायन का जो नंबर है उसे स्थिर रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए, इसे घटाया नहीं जाए। इसके आगे देखेंगे कि जो गिर जो नेशनल पार्क है जहाँ पर ये एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, वो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। ये जो गुजरात का स्टेट यहाँ पर है ये आपको दिख रहा है, ये अहमदाबाद है। तो जो एकदम जो सी है, अरेबियन सी है, उस अरेबियन सी के एकदम कोस्ट पर ही अवेलेबल है। इधर आप देखेंगे कि ये सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ के मंदिर में को लेकर हिस्ट्री में एक जो कथन है वो प्रचलित है। उस कथन को आपको अगर वो पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए वो क्या कथन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये द्वारका है। तो जो जितने जो अच्छी अच्छी जगह हैं जो टूरिज्म के प्लेसेस हैं वो बॉर्डर पे ही सी जो कोस्ट है वहीं पर ही अवेलेबल है। सोमनाथ का मंदिर यहाँ पर है, द्वारका का यहाँ पर है, दीव यहाँ पर है और यहीं पर जो है वो गिर नेशनल पार्क है। तो इसकी जो बाउंड्री है वो पूरी यहाँ पर लगी हुई है। तो इस प्रकार इसका अगर प्लेसमेंट अगर मैप पे आप देखें तो यहाँ पर जो गिर नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। तो इस प्रकार जो एशियाटिक लायन से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी उनका हमने इस आर्टिकल में डिस्कशन किया है और जिसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हाल ही में जो 5G फिफ्थ जनरेशन जो इंटरनेट सर्विस की है, उस इंटरनेट सर्विस के लिए जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की गई है, जो कि नीलामी आज मंगलवार को यानी 26 जुलाई को थी। 26 जुलाई को ये ऑक्शन की जानी थी और इस ऑक्शन में जो बिड है वो बिडिंग लगानी थी। बिडिंग के लिए 72 गीगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है उनकी बिडिंग की जानी है और इस बिडिंग में मेनली रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और अडानी डाटा ने इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो किया है। बेसिकली इस आर्टिकल में जो डिस्कस करेंगे कि ये 5G जो है वो क्या होता है और 5G और 4G में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, किस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, साथ ही जो इनको रेगुलेट करने वाली जो एंटिटी है ट्राई भी किस प्रकार से कार्य करती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में भी इस आर्टिकल में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो फिफ्थ जनरेशन और जो 5G है वो 5G जो है वो लेटेस्ट अपग्रेडेशन है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का। LTE जो जिसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है जिसमें मोबाइल जो ब्रॉडबैंड का नेटवर्क है उसे यूज़ किया जाता है। तो 5G का जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली
तीन बैंड पे ये डिपेंडेंट होता है। सबसे जो कम होता है वो लो बैंड होता है, फिर इसके बाद में मिड बैंड होता है, और सबसे हाई जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। तो इस प्रकार से जो तीन बैंड्स में इसको डिवाइड किया गया है, और ये तीनों बैंड हैं वो कंज्यूमर के जो यूज़ हैं उस कंज्यूमर के यूज़ के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो इन तीनों बैंड में क्या डिफरेंस है, तो ये सबसे पहले तो लो बैंड स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इसमें जो कवरेज होता है और जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो अच्छी स्पीड होती है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है वो मैक्सिमम 100 Mbps तक ही होती है, मेगाबिट पर सेकंड तक ही ये जा सकता है। जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है इसका जो यूज़ किया जा सकता है वो कॉमर्शियल सेलफोन यूज़र्स के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, और स्पेसिफिक डिमांड अगर किसी कंज्यूमर की या इंडस्ट्री की नहीं हो तो उसे भी इसका जो यूज़ है वो काफ़ी किफ़ायती रहेगा। लो बैंड स्पेक्ट्रम में जो स्पीड होती है वो ऑप्टिमल होती है, और जो ऑप्टिमल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही ये जो उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बाद में मिड बैंड जो होता है उस मिड बैंड में जो थोड़ी स्पीड होती है वो हाई हो जाती है, और इसका जो कवरेज एरिया और जो पेनिट्रेशन होता है वो भी लिमिटेड हो जाता है। आप एक बेसिक डिफरेंस इन चीज़ों में समझिए, जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक 5G सिग्नल के लिए कि कोई जो अवेलेबिलिटी है वो बनाई गई है। अगर ये कम बैंड पर होगी तो इसका जो पेनिट्रेशन होगा, जो इसका जो फैलाव होगा वो काफ़ी ज़्यादा दूरी तक होगा। तो ऐसे में उसका कवरेज ज़्यादा होगा, लेकिन जो उसकी स्पीड होगी वो स्पीड कम होगी। और जो मिड बैंड है उस मिड बैंड में जो इसका कवरेज होगा वो कवरेज लो बैंड से तो ज़्यादा कम होगा, लेकिन जो इसकी स्पीड होगी वो स्पीड लो बैंड से हाई होगी। तो ये जो इसमें बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस को आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो इसका जो मेन यूज़ रहेगा वो इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाएगा, स्पेशलाइज्ड जो फैक्ट्रीज हैं उसमें इसका यूज़ किया जाएगा जहाँ पर की स्पीड की काफ़ी ज़रूरत है, और जो कवरेज का एरिया होता है वो कवरेज का एरिया इसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगा। इस लिमिटेड कवरेज की वजह से यहाँ पर जो है वो मिड बैंड का स्पेक्ट्रम काम में लिया जा सकता है। इसके बाद में हाई बैंड का स्पेक्ट्रम होता है। हाई बैंड के स्पेक्ट्रम में जो है तीनों बैंडों से ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, लेकिन इसका जो कवरेज होगा वो काफ़ी कम होगा। इसमें जो टेस्ट किया गया है उसमें स्पीड में 20 Gbps तक इसको टेस्ट किया गया है। 20 Gbps का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड इसकी रहने वाली है, और इस हाई स्पीड का जो मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा वो काफ़ी विशेष बहुत ही स्पेशलाइज्ड जो वर्क होंगे, स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा इसका जो जनरल यूज़ है वो नहीं होगा। 4G में आप देखेंगे 4G में जो स्पीड होती थी वो 1 Gbps तक अवेलेबल थी। सॉरी ये स्मॉल बी है, बिट है, Gbps तक अवेलेबल थी, लेकिन जो इसमें स्पीड अवेलेबल है वो 20 Gbps तक अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कम से कम 20 गुना का फ़र्क है। तो इस 20 गुना का फ़र्क होने की वजह से ही जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी हाई हो जाती है। मेन जो आप बेसिक जो ये जनरेशन में आप देखेंगे डिफरेंस, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G आ गया है। बेसिकली जो इनकी ये जनरेशन में जो फ़र्क है इसमें थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का लेकर हुआ है, और लेकिन जो इसमें जो बेसिक इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इंटरनेट की स्पीड को लेकर ही हुआ है। इंटरनेट की स्पीड जो 2G में थी वो बहुत कम थी, इसमें डाटा बहुत ही देरी से डाउनलोड होता था, इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते थे। फिर उसके बाद 3G में थोड़ी स्पीड बढ़ी, 4G में थोड़ी स्पीड बढ़ी, और 5G में और ज़्यादा स्पीड अब बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो स्पीड है उस स्पीड का ही इसमें मेन कंसर्न रहता है। तो 5G और 4G में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो बेसिक डिफरेंस में हम देखेंगे कि ये जो 4G है और ये 5G है, इसमें लेटेंसी अगर देखें तो इसमें 60 से 98 सेकंड तक होती है, लेकिन इसमें 5 सेकंड से भी कम है। 5G बहुत ही सुपर फास्ट रहने वाला है, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। जो ये लेटेंसी आप देखेंगे, लेटेंसी का मतलब है किसी भी जो पेज है उस पेज को डाउनलोड करने की जो स्पीड है, डाउनलोड करने या आपको दिखाने की जो स्पीड है, जब भी आप ब्राउज़र पे किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, वेबसाइट को ओपन करने के बाद में जो उसे डाउनलोड होने में या अपने को पेज दिखाई देने में जितना समय लगता है उसे लेटेंसी
स्पीड कहा जाता है। इसके बाद में जो डाउनलोड स्पीड है इसमें 1 GB/fps ही थी, इसमें 20 GB/fps तक जा सकते हैं। मैंने आपको बताया है पहले कि लो, हाई और मिडिल जो इसमें बैंड है वो तीनों बैंड रहने वाले हैं। आप ये कल को ये बात निकल के आ सकती है कि जो 4G है उस 4G में भी हमें 100 Mbps मिल रहा था और यहाँ पर भी हमें 100 Mbps मिल रहा है। तो 100 Mbps मिल रहा है, लेकिन जो स्पीड की जो डाउनलोड की स्पीड होगी वो इसमें ज़्यादा होगी और 5G में 4G में आपको कम मिलेगी। जो बेस स्टेशन है इसका जो है वो सेल टावर होते थे। सेल टावर के जरिए जो इसके सिग्नल है वो ट्रांसमिट किए जाते थे, लेकिन जो 5G में इसका जो बेस स्टेशन होगा वो स्मॉल सेल्स होगा, एक छोटी छोटी सेल्स के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। तो OFDM एनकोडिंग जो है, एनकोडिंग के लिए जो अभी स्पेक्ट्रम इसमें यूज किया जाता है वो 20 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी कम है। और इसमें जो अभी यूज किया जाएगा एनकोडिंग के लिए वो 100 से 800 मेगाहर्ट्ज तक यूज किया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 हर्ट्ज से, और अगर 100 का भी अगर बात करें तो भी ये 5 टाइम्स यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एनकोडिंग है वो भी यहाँ पर फास्ट होगी। तो सेल डेंसिटी की अगर बात करें, यहाँ पर कितने फ़ोन पर जो इसका यूज़र का बेस रहता था वो यहाँ पर 200 से 400 यूज़र पर सेल यहाँ पर देखा जाता था, जो कि यहाँ पे 100 टाइम्स ग्रेटर होगा 4G से। यहाँ पर ये मान लीजिए मैक्सिमम अगर 4G में 400 सेल का यहाँ पर देखा जाता था, तो यहाँ पर 100 टाइम्स होगा। इसका मतलब 40,000 लोगों का यहाँ पर सेल देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो रीच है वो भी 5G में इम्प्रूव हो जाएगी और जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो यहाँ देश के कोने कोने तक पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से जो 4G और 5G में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो अभी अवेलेबिलिटी इस 5G को चालू होने के बाद में रहने वाली है वो गुड़गांव, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर, ये जो राज्य हैं, ये जो मेजर सिटीज़ हैं, इन मेजर सिटीज़ में ही जो 5G है उसकी अवेलेबिलिटी अभी शुरू में होने वाली है। हालांकि जो जियो है, रिलायंस ने ये बात कही है कि 2022 के एंड तक वो इन सिटीज़ में चालू कर देंगे और अगले एक साल में जो है वो पूरे देश के लगभग सभी बड़ी सिटीज़ में इसको चालू किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो 5G की सर्विस है 2022 तक इन सिटीज़ में मिलेगी। इन सिटीज़ में क्योंकि जो सेल्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पर सबसे पहले किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो अभी डिजिटली जो इसका टेस्टिंग है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन होता है, DCC जो है, वो डिसीजन लेती है कि जो स्पेक्ट्रम है उसका क्या किया जाएगा, किस तरीके से इसे रेगुलेट किया जाएगा, क्या इसकी प्राइस रखी जाएगी। और उसके बाद में जो प्राइस है वो इसके DCC जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जो है, इसके प्राइस डिसाइड करने के बाद में ये कैबिनेट के अप्रूवल के लिए इसको भेजा जाता है कैबिनेट। और अभी जो स्पेक्ट्रम की जो, हालांकि इसकी ऑक्शन शुरू हो गई है, तो स्पेक्ट्रम को कैबिनेट का अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। तो जो DCC वर्क करती है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर वर्क करती है, DOT के अंदर DCC वर्क करती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि जो DCC है, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के टेली कम्युनिकेशन के अंडर वर्क करता है। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए सरकार ने एक अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश कर रखा है, जिसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ट्राई इसका नाम होता है हिंदी में, जैसे आप इसे लिखेंगे तो ये ट्राई होता है। ट्राई के द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, उनको समझेंगे। सबसे पहले तो जो इसकी स्थापना है वो 20 फरवरी 1997 में की गई थी, जिसमें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। एक एक्ट के तहत इसे बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। तो जो ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो टेलीकम्युनिकेशन की ग्रोथ को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसको देखना इस ट्राई का काम है। उसके बाद में जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो किस प्रकार से अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, किस प्रकार से उनका टैरिफ है और किस प्रकार से
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये भी देखना ट्राई का काम है। इसके अलावा जो फेयर और ट्रांसपेरेंट जो पॉलिसी होती है कंपनीज की, उन कंपनीज में कैसे ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, कैसे उन्हें कंज्यूमर सेंट्रिक बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को फ़ायदा हो, तो उनको जो देखना है उसका काम भी ट्राई के द्वारा ही किया जाता है। ट्राई के द्वारा ही जो बेस जो प्राइस होती है किसी भी प्लान वगैरह की और सर्विसेज की जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उन प्राइस को भी जो है वो ट्राई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका जो कंपोजिशन बेसिकली होता है, उसमें कंपोजिशन में एक चेयरमैन होता है और जो दो मेंबर होते हैं वो फुल टाइम मेंबर होते हैं और दो जो होते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इन सभी जो मेंबर है, जो टोटल एक चेयरमैन हो गया, दो फुल टाइम मेंबर हो गए और दो पार्ट टाइम मेंबर हो गए, तो टोटल 5 मेंबर की ये जो कमेटी होती है। और इसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। इसका चेयरपर्सन जो इसका जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, और 3 साल का होता है, या फिर उसकी जो एज निर्धारित है वो 65 साल की निर्धारित है। जो भी इनमें से पहले हो उसमें उसका रिटायरमेंट हो जाता है। इसके बाद में जो चेयरमैन का जो मुख्य कार्य होता है वो सुपरिंटेंडेंस का ही होता है। सुपरिंटेंडेंस के साथ साथ वो जो ट्राई की जो मीटिंग्स होती हैं उस मीटिंग्स में भी अध्यक्षता इसी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेंबर्स को अपॉइंट करती है, उन मेंबर्स में से एक मेंबर को वाइस चेयरमैन भी बनाया जाता है। और ये जो वाइस चेयरमैन होता है वो चेयरमैन की एब्सेंस में जो डिसीजन होते हैं या कमेटी होती है उसको आज उसकी अध्यक्षता इसके द्वारा की जाती है। तो जो वाइस पर्सन है उसका ये कार्य रहता है। ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ड्यूटीज़ में जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो लाइसेंस को लेकर रहती हैं, उनका किस प्रकार से कंप्लायंस हो रहा है, उसको लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, वो देखना ट्राई का कार्य होता है। इसके बाद में अगर बात करें तो टेक्निकल कंपैटिबिलिटी किस प्रकार से चल रही है, जो कनेक्शंस हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके द्वारा, उसको भी देखना ट्राई का कार्य होता है। इसके बाद में जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि आजकल जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन टेलीकॉम कंपनीज में कई कंपनीज के जो सिग्नल्स हैं वो सिटी में भी प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है उसको देखना भी कार्य ट्राई का ही होता है। इसके अलावा जो पीरियोडिकल सर्वे होते हैं उन सर्वे को चलाने का कार्य भी ट्राई के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि जो कंज्यूमर क्या इम्प्रूवमेंट चाहता है और किस प्रकार की सेवा उसे टेलीकॉम से संबंधित चाहिए उसका निर्धारण किया जा सके। इसके अलावा जो टाइमली जो नोटिफिकेशन होते हैं रेट्स को लेकर, वो नोटिफिकेशन भी इसके द्वारा निकाले जाते हैं। और जो नोटिफिकेशन होते हैं वो ट्राई के द्वारा ट्राई एक्ट 1997 के अंदर निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये इसकी जो बेसिक वर्क्स हैं उनके बारे में डिस्कशन इसमें किया गया है। इसके अलावा जो ट्राई होती हैं उसकी उसकी जो भी मीटिंग्स के बाद में जो भी रिकमेंडेशन होती हैं, वो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती हैं, उन्हें माना ही जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं होता है। तो इसीलिए इसकी जो भी सुझाव होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। इसमें सुझाव में जब अगर मान लीजिए ट्राई अगर किसी भी मीटिंग में कोई सुझाव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए उसे नकार देती है तो वो वापस से ट्राई के पास में आ जाता है। और ट्राई जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसे पूरा करके 15 दिन में वापस से सरकार को वापस भेज देता है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर सरकार चाहे तो ही उसे लागू करती है, अन्यथा उसे खारिज कर देती है। तो इस प्रकार से जो ट्राई है वो इन सब चीज़ों को लेकर वर्क करता है। इसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर के आपने देखे होंगे कई बार डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, और डिस्प्यूट होने के बाद में सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में भी हो सकता है, और कस्टमर के बीच में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी डिस्प्यूट होते हैं टेलीकॉम से रिलेटेड, उसके लिए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है उसका गठन किया गया है। इसका जो गठन किया गया था वो ट्राई एक्ट 1997 के तहत ही किया गया था, और जो ये अमेंडमेंट है वो वर्ष 2000 में किया गया है। वर्ष 2000 में इसका अमेंडमेंट करके इस अपीलेट को जन्म दिया गया है, जिसमें कि इसका जो लेवल है वो सिविल कोड के अधीन जो
सिविल कोड के अनुसार रखा गया है। तो क्या क्या जो कार्य होते हैं, कौन से डिस्प्यूट इसके अंतर्गत आते हैं, उसमें एक लाइसेंस देने वाले और लाइसेंस लेने वाले दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को इसमें सुलझाया जाता है। दो सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे सुलझाया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे भी सुलझाया जाता है। और इस प्रकार के डिस्प्यूजल को भी इसमें सुलझाया जाता है, जिसमें कि डायरेक्शन की ज़रूरत होती है ट्राई को। ट्राई का अगर मान लीजिए किसी ऑर्डर को पास करती है और उस ऑर्डर को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी जो सुनवाई है वो भी इस ट्राइब्यूनल के द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो पावर्स हैं इसे दी गई हैं। और ट्राइबल का जो मेन जो गठन किया गया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसका अपॉइंटमेंट करती है, इसके चेयरमैन और मेंबर्स का, वो चीफ जस्टिस की परमिशन से तो नहीं कह सकते, लेकिन कंसल्टेशन से करती है। और ट्राइब्यूनल में एक चेयरपर्सन होता है और दो अन्य मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का या तो जज हो सकता है या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। और जो मेंबर होते हैं वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लेवल के अधिकारी हो सकते हैं, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट में इसी पोस्ट पर कोई अधिकारी रहा हो तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहता है। तो ट्राइब्यूनल की जो पावर्स होती है उसमें जो उनका प्रोसीजर होता है, कोई विशेष प्रोसीजर इनको फॉलो नहीं करना होता, उसके लिए कोई जो रूल बुक है वो नहीं है। ये जो इसका जो प्रोसीजर है वो जो इस ट्राइब्यूनल है उस ट्राइब्यूनल के द्वारा खुद ही रेगुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये ट्रिब्यूनल है वो कार्य करता है। और टेलीकॉम से संबंधित अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम और उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन इसमें किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आपने देखा होगा कोविड-19 के बाद में जो भी जितने भी बिजनेसेस थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, चाहे से वो कैसा भी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या कोई बिजनेस हो, स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का हो, सभी को जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि किस प्रकार से जो डिलेड पेमेंट की वजह से, जो कि कोविड की वजह से हो गई थी, किसी के पास में भी काम नहीं था और इस वजह से जो पेमेंट है वो डिले हो गई। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, जिन्हें एमएसएमई के नाम से जाना जाता है, उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है और एमएसएमई क्या होते हैं, किस प्रकार से इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, सरकार की तरफ से इन्हें क्या फ़ायदे पहुँचाए गए हैं, उनके बारे में जो कंप्लीट डिस्कशन है वो इस आर्टिकल में करेंगे। तो देखते हैं जो सबसे पहले जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल के जो एंटरप्राइजेज थे उनका जो लोन का जो बर्डन था वो उनके पेंडिंग ड्यूज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जो इनका पेंडिंग ड्यूज़ था वो 8.73 लाख करोड़ तक हो गया है, जो कि टोटल पेंडेंसी जो है एमएसएमई की उसका 80% है। तो इस प्रकार से जो इनकी पेंडेंसी है वो पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कोविड की वजह से, क्योंकि आपको पता है कोविड में सब कुछ ऑलमोस्ट बंद था और उस ऑलमोस्ट बंद होने की वजह से किसी के पास में कुछ ज़्यादा कार्य नहीं था। तो इस प्रकार से जो डिलेड पेमेंट है उसका अगर परसेंटेज सेल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 46.16% जो है वो 2020 में था, जो कि बढ़कर 65.73% है वो 2021 में हो गया है। इसमें माइक्रो सेगमेंट का अगर शेयर देखा जाए तो वो 28.85 है, और अगर इसके बाद में अगर स्मॉल स्केल का देखा जाए तो 31.10 है। इसके बाद में अगर अगर कंपनीज के बेस की अगर बात करें तो उन कंपनीज में भी काफ़ी ज़्यादा इसे बढ़ावा पाया गया है। तो इस प्रकार से एक विशेष जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इस प्रकार की बात कही गई है कि जो एमएसएमई है उस एमएसएमई पे जो खतरा है उसके भविष्य को लेकर वो काफ़ी बड़ा है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज सेल के बाद में जो मीडियम स्केल के जो यूनिट है, मीडियम स्केल के यूनिट में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें 24.02% की यहाँ पर बढ़ोतरी 2020 में हुई थी, जो कि 25% तक 2021 में बढ़ गई है। तो इस प्रकार की जो बढ़ोतरी है वो एमएसएमई के लोन्स में जो पेंडेंसी जो है, पेंडिंग ड्यूज में है, वो लगातार
बढ़ती जा रही है, और लगातार इस पेंडेंसी के बढ़ते के चलते कई तो जो एमएसएमई के बिजनेस हैं वो बंद हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एमएसएमई के संबंधित जो डेवलपमेंट का जो एक्ट है 2006, जिसे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट कहा जाता है, उस डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज और सर्विस एंटरप्राइजेज दो में किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज और सर्विस एंटरप्राइजेज दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस प्रकार से इसका क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, जिसे आप इधर समझिएगा। जिसे में आप देखेंगे कि जो एमएसएमई का जो पुराना क्राइटेरिया था, उस पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस थे उसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम का होना चाहिए, और 25 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट है उससे इसमें कैटेगरी में रखा गया था। स्मॉल के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 करोड़ था, और मीडियम के लिए 10 करोड़ तक का था। इसके बाद में जो सर्विस एंटरप्राइजेस थी, सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 10 लाख था, और स्मॉल के लिए ये इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ था, और मीडियम के लिए ये इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ था। लेकिन जो रिवाइज जो अभी आज के समय में जो इसे रिवाइज किया गया है, और रिवाइज करने के बाद में जो इसका अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो डिफरेंस इसमें अभी नया लाया गया है, उसमें इस इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 4 गुना बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ कर दिया गया है। सर्विस सेक्टर के लिए भी इसे जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का कर दिया गया है, जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का, और जो टर्नओवर है उसे 5 करोड़ तक का कर दिया गया है। इसके बाद में स्मॉल एंटरप्राइजेस का अगर आप बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम में अगर आप बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है, और जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक का हो सकता है। तो इस प्रकार से जो इसका क्लासिफिकेशन है उसमें रिवाइज किया गया है, और मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज हैं, सर्विस जो एंटरप्राइजेज हैं उन्हें अलग से उनका निर्धारण नहीं करके एक ही उनका निर्धारण किया गया है, और माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के जितने भी एंटरप्राइजेज हैं उन्हें एक साथ में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से जो रिवाइज जो इसकी डेफिनेशन है वो एमएसएमई के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। तो सरकार ने जो एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं उन एंटरप्राइजेज की बुरी स्थिति को देखते हुए जो काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को भी इनके लिए लागू किया है। जिन स्कीम्स में जो उद्यमी मित्र पोर्टल है उसे चालू किया गया है, एमएसएमई संबंध है उसे चालू किया गया है। इसके बाद में एमएसएमई संबंध को वापस से एक पोर्टल के रूप में यहाँ पे डिफाइन किया गया। इसके बाद में डिजिटली एमएसएमई स्कीम चलाई जाती है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है वो एमएसएमई को दी जाती है। इसके अलावा रिवैम्प्ड स्कीम जो है वो फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए ये स्कीम चलाई गई है, जिसे कि स्फूर्ति के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ये फंड और जो अन्य जो हेल्प है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में जो स्कीम है वो इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस के लिए चलाई गई थी, जिसे कि एस्पायर के नाम से जाना जाता है, और जो इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसे चलाया गया था। इसका जो बेसिक काम था वो नई जॉब्स को क्रिएट करना था और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना था, अपना कल्चर को बढ़ाते हुए और जो बिजनेस सॉल्यूशन है उसको बढ़ाते हुए। इसके साथ में जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है वो चलाया गया था, जिसमें कि एमएसएमई को डिजाइन टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करके उनके बीच में आपस में जो कंपटीशन हुआ करता था उस कंपटीशन को बढ़ावा दिया, जिससे कि इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इसके बाद में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया, जिसे एमएससी सीडीपी कहा गया है। तो इस प्रकार से क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी स्कीम है वो भी इनके लिए चलाई गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एमएसएमई के लिए सिद्ध हुई, और लोन्स की जो अवेलेबिलिटी थी वो एमएसएमई को आसानी से हो पाई। तो इस प्रकार से जो काफ़ी सारे जो इसमें स्कीम्स हैं एमएसएमई के लिए काफ़ी चलाए गए हैं, जिससे कि एमएसएमई को
फ़ायदा हुआ है। इन स्कीम्स का क्या, एमएसएमई का जो हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से लेकर हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर इसका जो मेन एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एम्प्लॉयमेंट को लेकर किया गया था। एमएसएमई में काफ़ी सारे संख्या में जो लोग हैं वो कार्य करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल और मीडियम स्केल पर कार्य करती है, तो इसमें जो जॉब मिलना काफ़ी आसान होता है। और जो मेन जो एक कार्य होता है इकोनॉमी में, ज़्यादा से ज़्यादातर कार्य एमएसएमई के द्वारा ही कराए जाते हैं, और इनको इसके द्वारा ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कार्य भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के रूप में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन और एक्सपोर्ट्स का भी बहुत बड़ा पोर्शन इनके द्वारा ही डेवलप किया जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ को भी ये डेवलपमेंट बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया को अगर बढ़ावे की देने की बात अगर किसी ने की है, वो तो एमएसएमई ने ही सबसे ज़्यादा की है। एमएसएमई के द्वारा ही मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर बात करें तो उसे भी ये बढ़ावा दे रहे हैं। चीप लेबर और मिनिमम ओवरहेड यहाँ पर अवेलेबल है। जो लेबर है वो आसानी से यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, तो इसी वजह से जॉब है वो भी मिल जाता है। सिंपल मैनेजमेंट का जो है वो स्ट्रक्चर इसमें होता है, तो इसी वजह से कोई इसको शुरू करने में या इसको वर्किंग एरिया पे लाने के लिए जो मशक्क़त है वो ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, और आसानी से इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया जाता है। इसके बाद में जैसा कि हमने पहले भी बताया, मेक इन इंडिया में इसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। इसके साथ ही आगे इसके इम्पोर्टेंस के साथ में भी कई ऐसे इश्यूज हैं जो कि एमएसएमई से रिलेटेड हैं, जिनको रिजॉल्व किया जाना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग की इसमें जो परिवर्तन है वो लाने की इसमें आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकारी जो सिस्टम होता है, गवर्नमेंट सिस्टम में जो इनकी फाइल्स होती हैं किसी भी प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट की, वो फाइल्स अटक जाती हैं, और पेपर वर्क जो है वो पेपर वर्क हमारे देश में इतना ज़्यादा है कि उस पेपर वर्क को करते करते आदमी ऐसे बोल देता है कि भाई अब तो मुझे नहीं करना है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो नौकरी में ही ठीक था, दूसरों को नौकरी देने चला था, लेकिन मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। सरकारी सिस्टम में फंस के आदमी की ऐसी हालत हो जाती है, तो उसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ की यहाँ पे आवश्यकता है। जो एमएसएमई चलाते हैं उनमें फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, इसलिए जो फाइनेंस होते हैं उसको, फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, किस प्रकार से किन चीज़ों में खर्चा करना है, किन चीज़ों में खर्चा रोकना है, उसका जो अभाव, अनुभव का अभाव यहाँ पर होता है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी ये लोग अवेयर नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज़ किया जाना होता है उसको भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं। लेबर के इसमें इश्यू रहते हैं, क्योंकि इसमें जो लेबर ज़्यादातर अवेलेबल होती है वो चीप लेबर होती है, और एजुकेशन नहीं होने की वजह से उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रस्ट की भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जो कि इनको जब लोन्स की आवश्यकता होती है तो बैंक से इन्हें लोन आसानी से नहीं देता, और ज़्यादा पेपर वर्क और सिक्योरिटी की इनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो बैंक होते हैं उन्हें इन पर ट्रस्ट नहीं है कि ये भविष्य में इतना बड़ा लोन लेकर उसे चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। इसके बाद में जो कोलेट्रल होते हैं, कोलेट्रल की भी इनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि स्मॉल स्केल पे मान लीजिए अगर कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो स्मॉल स्केल पे उसके पास में कोई ऐसा एज सच फाइनेंसर तो अवेलेबल नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में फाइनेंसर कोई अवेलेबल नहीं होगा, उसके पास में खुद का भी फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसके लिए जो बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से उसके पास में कोई लोन देने वाला नहीं होगा, और लोन लेने वाला भी अगर कोई होगा तो उसके पास में किसी भी चीज़ को गिरवी रखने या किसी व्यक्ति की जमानत देने के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एमएसएमई को फेस करनी पड़ती है, तो इनके लिए सरकार को सुलझाने के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से एमएसएमई से संबंधित जो कंप्लीट डिटेल्स थी उन सब का डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसे आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आज के स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे मोहिनी अट्टम डांस का। तो मोहिनी अट्टम डांस जो है वो बेसिकली दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला मोहिनी है और दूसरा अट्टम है। मोहिनी का अर्थ होता है जो मन मोह ले, मन मोहले का मन मोहने की जो ताकत है वो
जो सुंदर स्त्री होती है उनके पास में ही होती है। तो इस प्रकार से जो मोहिनी है, मोहिनी एक आपको ध्यान होगा एक अप्सरा का भी नाम था। तो इस प्रकार से मोहिनी जो है वो ब्यूटीफुल स्त्री के रूप में इसे यहाँ पे डिनोट किया गया है। और अट्टम का मेन मतलब जो होता है वो डांस होता है, जैसे भरतनाट्यम भी था, इस प्रकार से मोहिनी अट्टम में भी इसका यही मीनिंग है। तो इसके बाद में जो इसको जो बढ़ावा मिला है, इसका जो रख रखाव का कार्य किया वो थिरुनल के द्वारा किया गया है। ये थिरुनल जो है वो त्रावणकोर के राजा थे 19वीं सदी में, और बहुत ज़्यादा इन्होंने इस जो डांस है उस डांस के परफॉर्मेंस को सुधारा है। इसके बाद में मोहिनी अट्टम जो है उसमें ग्रेस और एलिजेंस का जो मेन है यूज़ किया जाता है, जो कि भारतनाट्यम के जैसा ही होता है। और जो इसमें विगर है, जो इसकी जो कला है उसमें कथकली के समान समावेश किया जाता है। लेकिन इसमें जो डांस है, इस डांस में अन्य डांस की वजह तरह से जो फुट स्टेप है और जो फुट वर्क है उसका जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, जैसे कि और जो डांस है उसमें पैरों को पटक पटक के डांस किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ही जेंटल तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है उसमें कोई भी स्टोरी को नरेट करने के लिए जो फीमेल होती हैं वो विष्णु का के लिए डांस करती हैं, और विष्णु की जो स्टोरी है, विष्णु से संबंधित जो भी स्टोरी हैं उन स्टोरीज का इसमें नृत्य के रूप में बखान किया जाता है। इसके बाद में नृत्य और नृत्य दोनों एस्पेक्ट का इसमें यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसमें नाटक भी होता है और स्टोरी भी होता है, दोनों का इसमें परफॉर्मेंस दिया जाता है। इसके अलावा लास्ट से जो एस्पेक्ट होता है जिसमें ब्यूटी और ग्रेस का उपयोग किया जाता है वो भी इसमें डोमिनेंट होता है। लास्ट से अगर इसमें डोमिनेंट है तो आप समझ सकते हैं कि जो फीमेल के द्वारा ही इसे जो परफॉर्म किया जाता है। और मोहिनी अट्टम रिसाइटल को इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसमें कि फीमेल डांसर ही होती हैं। कॉस्ट्यूम की अगर इसमें बात करें तो कॉस्ट्यूम में मोहिनी अट्टम का कॉस्ट्यूम बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जिसमें कि एक वाइट और या ऑफ वाइट जो कलर की साड़ी होती है उस साड़ी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसमें कि बॉर्डर होती है वो डिज़ाइन वाली होती है, और जो बॉर्डर होती है वो बेसिकली गोल्ड की बॉर्डर होती है। आप इस पिक्चर में देखेंगे ये जो साड़ी है मेन इसका यहाँ पे जो कलर है वो वाइट है, लेकिन जो इसकी बॉर्डर यहाँ पे भी आप देखेंगे और इस साड़ी की भी बॉर्डर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गोल्ड कलर में है। तो इस प्रकार से जो मेन जो साड़ी होती है वो वाइट कलर में होती है, लेकिन उसकी जो बॉर्डर होती है वो गोल्डन कलर की होती है। इसी प्रकार का यहाँ पे इसमें परिधान जो है वो पहना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फेशियल मेकअप होता है उसे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता, नेचुरली रखा जाता है। एक जनरल जो मेकअप है वो यहाँ पर किया जाता है। और जो डांसर होती हैं वो लेदर का जो स्ट्रिप होता है बॉल्स, जिसमें जिसे कि हम जनरल भाषा में घुंघरू का कहते हैं, घुंघरू का उपयोग किया जाता है, जो कि अपने एंकल पर बांधती है, पाँव पर घुंघरू बांधकर इसमें डांस किया जाता है। तो इसमें जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के परफॉर्मेंस के लिए जो मोहिनी अट्टम डांस है वो किया जाता है। इसके अलावा जो अटावक्कुल होता है जिसे अटावुस भी कहा जाता है, उसमें इसके जो डांस है उसका 40 बेसिक डांस का परफॉर्मेंस उसमें दिया गया है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें सिनेबल्स, वीणा, ड्रम, फ्लूट आदि का उपयोग किया जाता है। अटावल्स या अटावुस एक इम्पॉर्टेंट इसमें डॉक्यूमेंट है जिसमें कि 40 जो बेसिक डांस मूवमेंट्स हैं उसका इसमें कलेक्शन दिया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो मोहिनीअट्टम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बात थी उनका हमने डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो काफ़ी बार जो डांस स्टेप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के द न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत गौर से वीडियो को देखा होगा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे तीनों के एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे हमारे चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर हमारी और भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसमें मेंस आंसर राइटिंग और अन्य चीज़ें भी हैं, तो आप इस टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।